हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अफेयर विद बिजनेस। मैं हूं सीए राहुल सिंह। अपनी प्रैक्टिस सेशन के अंदर हमारी आज ये चौथी क्लास है। लास्ट तीन क्लासेस के अंदर आपने देखा होगा कि हम किस तरह से इस प्रैक्टिस सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। हम प्रैक्टिस के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करते हुए चल रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा भी हो जाता है, जिससे कि आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो हो ही, साथ ही साथ आपका रिवीजन भी होता हुआ चले। ठीक है, चलिए। पहला क्वेश्चन है हमारा, कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ईबीआईटी इक्वल टू, ये किस चीज का फॉर्मूला है? देख के आप समझ गए होंगे कि लीवरेज टॉपिक, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो लीवरेज टॉपिक है उसका ये क्वेश्चन है। और तीन तरह के लीवरेज होते हैं। एक होता है ऑपरेटिंग लीवरेज, एक होता है फाइनेंशियल लीवरेज, और एक होता है कंबाइंड लीवरेज। कंबाइंड लीवरेज, ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? ये कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी के रिलेशन को बताता है। सो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फाइनेंशियल लीवरेज किसकी बात करता है? ईबीआईटी ऊपर आ जाएगा। सो ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स। और कंबाइंड लीवरेज क्या होता है? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज मल्टीप्लाई बाय डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है? कंबाइंड लीवरेज। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी मल्टीप्लाई बाय ईबीआईटी डिवाइडेड बाय, सॉरी, ईबीटी। ईबीआईटी ईबीआईटी कट जाएगा, तो ये क्या बनेगा? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी। ठीक है, तो ये है आपका फॉर्मूला कंबाइंड लीवरेज का। अब आप देख लो क्वेश्चन ने क्या पूछा था। कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईपीआईटी, मतलब ये ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला है ना? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग लीवरेज, बी। नेक्स्ट, द शेयर ऑन विच देयर इज नो एनी प्री फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड is decided, but the rate of dividend is fluctuating every year according to the availability of profit. Such share are called. क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसे शेयर जिन पर डिविडेंड फिक्स नहीं होता है, बल्कि डिविडेंड प्रॉफिट पर डिपेंड करता है। कम प्रॉफिट होगा तो कम डिविडेंड, ज्यादा प्रॉफिट तो ज्यादा डिविडेंड। ऐसा कौन से शेयर के केस में होता है? तो ऐसा होता है इक्विटी शेयर के केस में। सही आंसर है सी। प्रेफरेंस शेयर के केस में तो डिविडेंड क्या होगा? फिक्स्ड होगा, चाहे जिस तरह के प्रेफरेंस शेयर हो। रेट डिविडेंड का हमेशा फिक्स रहता है। हो सकता है वो क्यूमुलेटिव या नॉन क्यूमुलेटिव हो, लेकिन रेट तो फिक्स रहेगा। अगर 5% प्रेफरेंस शेयर है तो डिविडेंड मिलेगा 5% के ही रेट से। ठीक है, लेकिन इक्विटी शेयर में कोई रेट फिक्स नहीं होता, बल्कि ये फ्लैक्चुएट करता है, बदलता रहता है। इवन इक्विटी शेयर को डिविडेंड मिलना जरूरी भी नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया ही दिया जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा इक्विटी शेयर। नेक्स्ट, according to SEBI guideline, minimum subscription has been fixed at dash of the issued amount. तो सेबी के हिसाब से मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% होना चाहिए, तभी शेयर अलॉट किए जा सकते हैं। ठीक है, अब जब भी कोई कंपनी अपना पब्लिक ऑफर लेके आती है तो कम से कम 90% ऑफ इशूड कैपिटल के लिए क्या होना चाहिए? एप्लीकेशन आने चाहिए, अदरवाइज शेयर्स का अलॉटमेंट नहीं होगा। अगर 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आता है तो कंपनी एप्लीकेशन का पैसा वापस कर देगी। क्लियर? तो सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, द बिल ऑफ एक्सचेंज हैज डैश पार्टीज। बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर कितनी पार्टीज होती हैं? तो बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर तीन पार्टी होती हैं। सही आंसर हो जाएगा बी। देखिए, हम दो तरह के निगोशिएबल निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को पढ़ते हैं। एक होता है बिल ऑफ एक्सचेंज और एक होता है प्रॉमिसरी नोट। ठीक है,
विनिमय विपत्र और प्रतिज्ञा पत्र। बिल ऑफ एक्सचेंज में तीन वर्ड हैं तो यहाँ तीन पार्टीज होती हैं, और प्रॉमिसरी नोट के अंदर दो वर्ड हैं तो दो पार्टीज होती हैं। ऐसे करके आप याद रख सकते हो। बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर कौन कौन पार्टी होती हैं? तो एक होता है मेकर, या जिसे हम ड्रॉर कहते हैं, या इसे ही हम मेकर कहते हैं। एक होता है एक्सेप्टर, ठीक है, और एक होता है पेई। ड्रॉर क्या कौन होता है? जो बिल को लिखता है। जनरली ये कौन होता है? डेटर होता है, जिसको पैसे, सॉरी, डेटर नहीं, क्रेडिटर होता है, मिस्टेक। क्रेडिटर जो आपसे पैसा लेने वाला है वो होता है जनरली क्या? आपका मेकर। क्रेडिटर लिखता है, और फिर इस पर एक्सेप्टेंस कौन देता है? जिसे पैसा पे करना होता है, यानी डेटर। इसमें क्रेडिटर डेटर को एक डॉक्यूमेंट लिखता है, जिसमें वह बोलता है कि तुम जो है मुझे या मेरे ऑर्डर पे किसी को पेमेंट करोगे, या तो मुझे पेमेंट करोगे, या कि मेरे ऑर्डर पर किसी थर्ड पर्सन को पेमेंट करोगे। तो जिसको पेमेंट किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? पेई। पेई मतलब पैसा पाने वाला, ठीक है। अब यहां पर तीनों चीज हो आप समझ के होगे कि क्रेडिटर, डेटर और पेई कौन होता है। मतलब ड्रॉर जो लिखता है, जिसको पैसे मिलने वाले होते हैं। डेटर जो पैसा पे करने वाला होता है, और पेई जो पैसा एक्चुअल में रिसीव करता है। अब कुछ केस में जो ये होते हैं, ये पार्टियां हैं, ड्रॉर या मेकर और पेई। मेकर और पेई सेम पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या मेकर और पेई सेम पर्सन हो सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। अगर मैंने बिल लिखा और जिस पर लिखा उसको बोला कि तुम मुझे ही पैसे देना, तो उस केस में पेई कौन हो जाएगा? मैं ही हो जाऊंगा, मुझे ही पैसा मिलेगा। और पेई अलग पर्सन भी हो सकता है। एक्स ने बाई पर बिल लिखा कि तुम जेड को पेमेंट कर देना, तो यहां पर मेकर कौन हो गया? एक्स हो गया। एक्सेप्टर कौन हो गया? बाई हो गया। और पेई कौन हो गया? जेड हो गया। लेकिन यहीं पर एक्स बोलता कि मुझे ही पेमेंट कर देना, तो मेकर और पेई दोनों एक हो जाते। तो अगर हम इसका क्रक्स निकालें तो हम ये कह सकते हैं कि मेकर और पेई सेम पर्सन हो सकते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या एक्सेप्टर और पेई सेम पर्सन हो सकते हैं? तो ऐसा कभी नहीं होगा। पैसा पे करने ही वाला पैसा लेने वाला नहीं बनेगा। तो एक्सेप्टर और पेई सेम पर्सन नहीं हो सकते हैं। क्लियर? चलो, प्रॉमिसरी नोट में कौन होता है भैया? तो एक होता है मेकर, ठीक है, और एक होता है पेई। मेकर वो होता है जो पैसा देने वाला होता है, ठीक है, या इसे हम प्रॉमिसर भी कहते हैं। ये खुद लिखता है कि मैं आपको पैसे दूंगा, और एक होता है पैसा रिसीव करने वाला, ठीक है। तो प्रॉमिसरी नोट के अंदर दो ही पार्टियां होती हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू बिल ऑफ एक्सचेंज? बिल ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? गलत स्टेटमेंट ढूंढना है। द पर्सन हु गिव्स ऑर्डर इज नोन एज ड्रॉर। बिल्कुल, जो पर्सन बिल लिखता है, यानी जो पर्सन ऑर्डर देता है, उसे क्या कहते हैं? हम ड्रॉर कहते हैं, ठीक है। द पर्सन हु एक्सेप्ट ऑर्डर इज नोन एज एक्सेप्टर। बिल्कुल, जो पेमेंट करता है या जो ऑर्डर को एक्सेप्ट करता है उसे एक्सेप्टर कहा जाता है। द पर्सन टू होम पेमेंट विल बी मेड इज नोन एज पे। जिसे पेमेंट किया जाता है, यानी पैसा पाने वाला को हम पेई कहते हैं। ड्रॉर एंड पेई कैन नॉट बी द सेम पर्सन। ड्रॉर और पेई सेम पर्सन नहीं हो सकते हैं। तो ये दोनों, अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में देखा कि ये दोनों सेम पर्सन हो सकते हैं। इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है। बाकी ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, और ये भी ट्रू है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारा डी है। सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, what is the fundamental principle of fire insurance that dictates that a claim can only be lost for the actual amount of loss? क्वेश्चन बोल रहा है कि बीमा का वो कौन सा मूल सिद्धांत है जो ये बोलता है
कि जो इंश्योरेंस कंपनी है वो केवल एक्चुअल लॉस का ही भरपाई करेगी। ठीक है, जो दावा होगा, जो क्लेम होगा, वो केवल एक्चुअल अमाउंट का ही किया जा सकता है, एक्चुअल लॉस अमाउंट का किया जा सकता है। ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है? तो जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वेरियस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है, कई सारे उस पर प्रिंसिपल लगते हैं। उन्हीं में से एक प्रिंसिपल होता है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी या क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। तो आपका यहाँ पे सही आंसर है सी, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी। अब समझ लेते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी क्या बोलता है। तो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी बोलता है कि किसी भी पर्सन को जो इंश्योरेंस कंपनी लॉस पे करेगी वो मैक्सिमम उतना ही लॉस पे करेगी जितना कि उसको नुकसान होगा। मैक्सिमम लॉस कितना कंपनी बियर करेगी? जितना एक्चुअल नुकसान होगा। मान लीजिए एक कार का एक्सीडेंट हो जाता है और कार में 50,000 का नुकसान हो जाता है, तो भले कार के लिए कार की कीमत 10 लाख थी, 10 लाख का इंश्योरेंस लिया गया है, लेकिन एक्चुअल लॉस अगर 50,000 का है तो इंश्योरेंस कंपनी 50,000 का भुगतान करेगी। इसी तरह मान लीजिए किसी ने स्टॉक का बीमा करा रखा है और उसने 50 लाख के स्टॉक का बीमा करा रखा है। शॉप में आग लगी और 4 लाख रुपए का माल जल गया, तो इंश्योरेंस कंपनी जो क्लेम एक्सेप्ट करेगी वो 4 लाख का करेगी, अप टू मैक्सिमम लॉस। इसे ही बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी। ठीक है, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। मैक्सिमम जितना नुकसान होगा इंश्योरेंस कंपनी उतना ही क्लेम एक्सेप्ट करेगी। ठीक है, अब प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी के केस में एक चीज और होता है, लाइफ इंश्योरेंस के केस में प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी लागू नहीं होता है। ठीक है, मतलब अगर किसी की ने लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है तो उसने जितने का इंश्योरेंस ले रखा है उतना पूरा भुगतान होगा। किसी ने टर्म इंश्योरेंस ले रखा है 1 करोड़ का, अगर दुर्घटना बस उसकी मृत्यु हो जाती है तो पूरे 1 करोड़ फैमिली को मिलेंगे, क्योंकि वहां पर किसी की जान की कोई कीमत नहीं होती है। ऐसा नहीं होगा, इंश्योरेंस कंपनी ऐसा नहीं कह सकती कि हम इसकी जो है तो इसकी लाइफ का असेसमेंट करेंगे कि वैल्यू कितनी थी, ऐसा नहीं होगा। जितने का इंश्योरेंस ले रखा है उसने उतना पैसा उसको मिलेगा। कितने का इंश्योरेंस देना है ये इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस देते समय असेस कर लेगी कि ये पर्सन 50 लाख का है, 1 करोड़ का है। बट जितने का इंश्योरेंस हो गया लाइफ इंश्योरेंस के केस में प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी लागू नहीं होगा। क्लियर है? चलिए, बाकी जो प्रिंसिपल है इनके बारे में भी हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपको जरूरी थोड़ी है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी पे क्वेश्चन आए, वो तो किसी पर भी आ सकता है। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि अगर किसी पर्सन ने चार इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस करा रखा है, ठीक है, तो उस केस में जो चारों कंपनियां हैं, तो जिसको जितना प्रीमियम पे किया गया है उस प्रोपोर्शन के अंदर वो लॉस को कवर करेंगी। ठीक है, और अगर कोई एक कंपनी ने पूरा क्लेम दे दिया है तो वो बाकी कंपनियों से प्रोपोर्शनेट पैसा ले सकती है। ये होता है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन का मतलब होता है जब इंश्योरेंस कंपनी ने लॉस बियर कर लिया तो उसके बाद उस वो इंश्योरेंस कंपनी का तीसरे थर्ड पार्टी पे अपना अधिकार हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए बताता हूं, मान लीजिए ये मिस्टर ए की कार थी, ठीक है, मिस्टर बी आए, इन्होंने कार को ठोक दिया, कार पे नुकसान हो गया, तो मिस्टर ए को तो पैसा मान लीजिए एबीसी इंश्योरेंस कंपनी से मिल गया। एबीसी इंश्योरेंस कंपनी मिस्टर ए से पैसा ले लेगी, लेकिन यहाँ पर गलती कितनी थी, किसकी थी? मिस्टर बी की थी। तो जो एबीसी कंपनी का मिस्टर बी पर क्लेम करने का अधिकार बन जाता है, जबकि ये इंश्योरेंस कंपनी ने अगर इंश्योरेंस का पैसा दे दिया है। अब जो कार का नुकसान हुआ था अगर वो मिस्टर बी की गलती से हुआ था तो एबीसी कंपनी जो है वो मिस्टर बी पर क्लेम फाइल कर सकती है कि तुम्हारी गलती से हुआ था, तुम मुझे पैसा दो। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सेब्रोगेशन, कि क्लेम देने के बाद उस संपत्ति पर या उससे रिलेटेड इंश्योरेंस कंपनी का राइट्स आ जाता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ उबरिमा फाइडस। उबरिमा फाइडस या इसे हम बोलते हैं अटमोस्ट फेथ, प्रिंसिपल ऑफ एटमोस्ट फेथ, भरोसे का सिद्धांत भी आप कह सकते हो। तो ये प्रिंसिपल ये बोलता है कि जब भी कोई व्यक्ति अपना इंश्योरेंस कराने जाएगा तो वो अपने बारे में या जिस चीज का इंश्योरेंस करा रहा है उसके बारे में पूरी जानकारी इंश्योरेंस कंपनी को देगा,
और इंश्योरेंस कंपनी सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशन इंश्योरेंस कराने वाले पर्सन को बताएंगी। दोनों पूरी तरह से एक दूसरे के बारे में सब कुछ बताएंगे, है ना। वैसे ही जैसे कि आप अगर किसी रिलेशनशिप में जा रहे हो तो आप एटमोस्ट फेथ वाले सिद्धांत के तहत ही जाते हो। आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि सामने वाला आपको सब कुछ बता के आएगा और आप भी उसके सामने अपना सब कुछ बता करके जाओगे। झूठ पे जाओगे तो दिक्कत हो जाती है। तो यही है कि इंश्योरेंस कंपनी और जो इंश्योरेंस करा रहा है, इंश्योरेंस कराने वाले पर्सन, दोनों एक दूसरे को सब कुछ बता देंगे। इंश्योरेंस कराने वाला व्यक्ति अपने बारे में सब कुछ बता देगा, अपनी एसेट के बारे में सब कुछ बता देगा जिस चीज का वो इंश्योरेंस करवा रहा है, और इंश्योरेंस कंपनी सारी टर्म्स एंड कंडीशन बता देगी। तो ये है आपका एटमोस्ट फेथ का सिद्धांत। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर मैंने बता दिया, सी है आपका, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। नेक्स्ट, द लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी नॉर्मली कवर्स द फॉलोइंग आइटम्स। लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी क्या क्या कवर करती है? सिंपल है, एक तो प्रॉफिट का जो इनको लॉस होता है उसको कवर करती है। दूसरा, कुछ फिक्स तरह के खर्चे होते हैं जिसे हम स्टैंडिंग एक्सपेंसेस या स्टैंडिंग चार्जेस बोलते हैं, इनको कवर किया जाता है। और कोई अगर एडिशनल वर्किंग कैपिटल लग रही है तो उसको भी लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी कवर करती है। एडिशनल वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है, सपोज करिए गोडाउन के अंदर आग लग गई, तो टेम्परेरी मान लीजिए कोई दूसरा गोडाउन रेंट पर लेना पड़ा, तो वो क्या है, एडिशनल बर्डन आ गया बिजनेस पे, एडिशनल वर्किंग कैपिटल चाहिए उसके लिए, तो उसको भी कवर किया जाता है लॉस ऑफ प्रॉफिट के अंदर, लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी के अंदर। ठीक है, सो लॉस ऑफ नेट प्रॉफिट एंड स्टैंडिंग चार्जेस, एनी इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग, रेंटिंग ऑफ टेम्परेरी प्रीमाइसेस, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, सी। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, which of the following persons are compulsorily required to obtain registration? जीएसटी का क्वेश्चन है, बोल रहा है कि कौन से पर्सन को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। तो जीएसटी के अंदर जो रजिस्ट्रेशन का प्रोविजन है वो कहां पे दिया हुआ है? जो रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करता है सेक्शन 22 और सेक्शन 24। ठीक है, पर्सन मेकिंग एनी इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स, बिल्कुल। अगर किसी भी गुड्स की इंटर स्टेट सप्लाई हो रही है, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई हो रही है, तो उसमें लिमिट नहीं लगती है, उसमें अगर 1 रुपए का भी गुड्स बेचा जा रहा है तो वहां पर क्या होगा, उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा इंटर स्टेट सप्लाई के केस में। तो सही, सॉरी, यहाँ पर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। हमने जीएसटी के अंदर काफी डिटेल में देखा था कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन किसे हम कहते हैं, वो पर्सन जिसका फिक्स्ड या परमानेंट प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है और वो कुछ दिन के लिए कहीं पर बिजनेस करने आ रहा है, सपोज करिए, तो उसको हम कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कहते हैं। इसी तरह नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, एनआरटीपी, एनआरटीपी जो पर्सन विदेश का है लेकिन इंडिया के अंदर कुछ दिन के लिए बिजनेस करने आना चाह रहा है, उसे हम एनआरटीपी कहते हैं। तो इन दोनों के बारे में हमने देखा था कि कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है और इनको टैक्स भी एडवांस में पे करना पड़ता है। ठीक है, सो इन तीनों के केस में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट? जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कब तक वैलिड होता है? तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन की कोई वैलिडिटी नहीं होती है, जब तक डिपार्टमेंट या आप खुद कैंसिल मत करवा लो तब तक वो वैलिड होता है। ठीक है, तो 1 ईयर, नो वैलिडिटी, इट्स वैलिड टिल कैंसिलेशन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है जब तक वो कैंसिल नहीं होगा, या तो आप खुद अप्लाई करो कैंसिलेशन के लिए या डिपार्टमेंट आपका रजिस्ट्रेशन ना कैंसिल कर दे, तब तक के लिए वैलिड होता है। तो टिल कैंसिलेशन इट इज वैलिड। करेक्ट आंसर इज बी, 5 years, none of the above, गलत आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इलेक्ट्रॉनिक लेजर्स आर मेंटेन ऑनलाइन? इनमें से कौन से इलेक्ट्रॉनिक लेजर, इलेक्ट्रॉनिक लेजर मतलब फर्दर ये जीएसटी का क्वेश्चन है। आपको पता होगा जीएसटी के अंदर वेरियस लेजर्स मेंटेन किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर, क्रेडिट लेजर, कैश लेजर, ये सब कुछ जीएसटी के अंदर ऑनलाइन मेंटेन किए जाते हैं। तो ये तीनों ही रजिस्टर ऑनलाइन मेंटेन किए जाते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा डी। अब देखो यहां पर एक और एग्जाम के अंदर क्वेश्चन एक तरह का पूछा जाता है कि इनमें से कोई रजिस्टर का नाम पूछेगा, बोलेगा इसको किस फॉर्म में मेंटेन किया जाता है, किस फॉर्म के अंदर मेंटेन किया जाता है। तो हर सभी का अलग अलग फॉर्म है। जैसे आपके लाइबिलिटी रजिस्टर का फॉर्म है, आप चाहो तो नोट कर लेना नोट पर ही, PMT 01। क्रेडिट लेजर का क्या है फॉर्मेट? PMT 02। कैश लेजर का क्या है? PMT 05। इन फॉर्मेट के अंदर ये रजिस्टर मेंटेन किए जाते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट,
व्हाट इज द मैक्सिमम टेन्योर ऑफ एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अंडर कंपनीज एक्ट? कंपनीज एक्ट के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का टेन्योर क्या होता है? ये होता है 5 इयर्स के 2 टर्म, है ना? मतलब 5+5 आप कह सकते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 10 साल, 5+5 सी। आप बोलोगे सर 5+5 मतलब 10 ना? तो नहीं, 5+5 ही है। मतलब एक बार में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाएगा, फिर उसका रीअपॉइंटमेंट मैक्सिमम नेक्स्ट 5 ईयर के लिए किया जा सकता है ना? ऐसा नहीं होगा कि पहली बार में ही 10 साल के लिए अपॉइंटमेंट कर दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। 5+5 है, ठीक है। आप कमेंट में बताओ कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट किस सेक्शन में होता है। देखते हैं किसको किसको ये आता है। नेक्स्ट, what is the minimum number of board meeting required in a financial year? एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर कितनी बोर्ड मीटिंग होना जरूरी है? तो 4 बोर्ड मीटिंग होना जरूरी है, और 2 बोर्ड मीटिंग के बीच में मैक्सिमम गैप 120 दिन का हो सकता है, 120 दिन से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया आपका बोर्ड मीटिंग। मैक्सिमम, सॉरी, मिनिमम, है ना, मिनिमम 4 मीटिंग होनी चाहिए, सी सही आंसर है। और 2 मीटिंग के बीच में 120 दिन से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, which of the following is not a component of cost sheet? Prime cost, factory cost, selling and distribution cost, interest on loan। तो देखो, ये तीनों कॉस्ट शीट का पार्ट होते हैं, कॉस्ट शीट के अंदर इनको दिखाया जाता है। बट इंटरेस्ट ऑन लोन ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट होता है, कॉस्टिंग से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं होता है। सही आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट, which of the following is an example of cash inflow under investing activity? कैश फ्लो, कैश फ्लो किस एएस के हिसाब से बनाया जाता है? AS3। और अगर मैं इंड एस की बात करूं तो इंड AS7। इसके अंदर कितनी तरह की एक्टिविटी होती है? 3 तरह की, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी के अंदर क्या आता है? तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर आता है कोई भी एसेट खरीदना या बेचना, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। अगर कोई एसेट खरीदी जा रही है तो वो कैश आउटफ्लो होगा, क्योंकि पैसा जाएगा। और कोई एसेट अगर बेची जा रही है तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर कैश इनफ्लो का पार्ट होगा, ठीक है। कैश इनफ्लो मतलब पैसा आए। तो इशू ऑफ न्यू शेयर, यहाँ पे पैसा आएगा लेकिन ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। सेल ऑफ फिक्स एसेट, फिक्स एसेट बेचोगे तो पैसा आएगा, कैश इनफ्लो का पार्ट है, और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का भी पार्ट है, ठीक है। बोरोइंग ऑफ लोन, यहां भी पैसा आएगा, लोन लोगे तो पैसा आएगा, लेकिन ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे करना, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। तो यहाँ पर सही आंसर आपको मिल गया बी, सेल ऑफ फिक्स एसेट। क्लियर? चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न फॉर इंडिविजुअल नॉन ऑडिट केस? नॉन ऑडिट के केस में इंडिविजुअल के लिए रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट होती है 31 जुलाई, और ऑडिट केस में क्या होती है? 30 अक्टूबर। तो आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सी। कुछ लोग गूगल करके देखना, हो सकता है वहां 30 सितंबर हो, तो प्लीज कंफ्यूज मत होना, ये ओल्ड ड्यू डेट होती थी, अब 30 सितंबर नहीं होती है, 2-3 साल से बदल चुकी है, अब 30 अक्टूबर होती है, ठीक है ना? तो कई बार बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि सर ये तो 30 सितंबर है, कई जगह 30 सितंबर है, और आप 30 अक्टूबर बता रहे हैं। तो 30 अक्टूबर इज द लेटेस्ट। हाउस रेंट अलाउंस इज एग्जाम्प्ट अंडर विच सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट? HRA आपको पता है एग्जाम्प्ट होता है, ठीक है, इसका कैलकुलेशन होता है। किस सेक्शन के अंदर एग्जाम्प्ट है? सेक्शन 10, 13A के अंदर HRA एग्जाम्प्ट है। सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बाकी सेक्शंस के बारे में आपको बहुत से पता होना चाहिए। 80C चैप्टर 6 का डिडक्शन होता है, इंश्योरेंस वगैरह अगर पे करते हो तो उसका है। प्रोविडेंट फंड इंश्योरेंस, ये सब 80C के अंदर आता है। 80D हेल्थ इंश्योरेंस की बात करता है। सेक्शन 24 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की बात करता है। A project require an initial investment of ₹60,000 and generate the following cash flow। एक परियोजना के लिए 60,000 का प्रारंभिक निवेश है, आवश्यक या निम्नलिखित नगद प्रवाह उत्पन्न करती है। पे बैक पीरियड कैलकुलेट करना है, ठीक है। एक इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन है, 60,000 का उस पर इन्वेस्टमेंट है, और ये उसका कैश इनफ्लो है, आपको पे बैक पीरियड बताना है। पे बैक पीरियड का सिंपल सा मतलब होता है कि कितने पीरियड के अंदर आपने जो पैसा लगाया था वो वापस आ जा रहा है। तो देख लो, 15,000 यहाँ आ गया, हम क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो निकालेंगे 15, फिर 20 यहाँ आ गया, तो 20 और 15 मिला के कितना हो गया? 35,000। और यहाँ 25 आ गया, तो ये हो गया 60,000। इनिशियल इन्वेस्टमेंट 60,000 था, कितने साल में रिकवर हो गया?
3 साल में। तो पे बैक पीरियड कितना हो जाएगा? पे बैक पीरियड, सॉरी, पे बैक पीरियड हो जाएगा 3 साल। सॉरी सॉरी सॉरी, क्वेश्चन बदल गया। हाँ, 3 साल, ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, अ प्रोजेक्ट रिक्वायर एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹1 lakh and has future cash inflows as follows. Calculate the profitability index for the project. लाभ लाभप्रदता सूचकांक, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालना है। क्या होता है फॉर्मूला पीआई का? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। प्रेजेंट वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, निकाल लो, तीनों का क्या होगा। ठीक है, ये हो जाएगा 290 डिवाइडेड बाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था? 1 लाख। तो ये हो जाएगा 1.18, सॉरी 1829। ठीक है, ये हो जाएगा आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में प्रोजेक्ट का एक्सेप्ट करना है रिजेक्ट करना है कैसे देखते हैं? अगर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मोर देन 1 है तो एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, और अगर लेस देन 1 है तो रिजेक्ट द प्रोजेक्ट, और इक्वल टू 1 है तो एक्सेप्ट या रिजेक्ट कुछ करो, बीपी पे रहेगा प्रोजेक्ट, है नो प्रॉफिट नो लॉस पे। तो यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि क्या इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए, तो आंसर क्या होगा? एक से ज्यादा है पीआई तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इन एनपीओ? नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के केस में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का क्या पर्पस होता है, क्यों बनाया जाता है? ठीक है, रसीद एवं भुगतान खाता, या इसे प्राप्ति और भुगतान खाता भी बोलते हैं। प्राप्त और भुगतान, चलो देखो, टू रिकॉर्ड ओनली कैपिटल ट्रांजेक्शन, टू रिकॉर्ड ओनली रेवेन्यू ट्रांजेक्शन, टू रिकॉर्ड बोथ कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजेक्शन, टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट। सही आंसर है सी। रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट के अंदर चाहे वो कैपिटल नेचर का ट्रांजेक्शन हो चाहे वो रेवेन्यू नेचर का ट्रांजेक्शन हो, सबको रिकॉर्ड किया जाता है। और इस अगर वो कैश के अंदर उसका ट्रांजेक्शन हुआ है तो उसको रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, बाकी रेवेन्यू के लिए बनाया जाता है केवल, अगर रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है, रेवेन्यू नेचर के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है। ठीक है, सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, डोनेशन रिसीव फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस इन एन एनपीओ आर क्लासिफाइड एज। डोनेशन मिला है वो भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए मेरे मिला है, तो वो क्या होगा? वो होगा कैपिटल रिसीट। देखो, अगर नॉर्मल डोनेशन है तो रेवेन्यू रिसीट होगा, लेकिन अगर किसी स्पेसिफिक पर्पस से मिला है तो वो कैपिटल रिसीट होगा। जैसे किसी ने 10 लाख का डोनेशन दिया और बोला इस डोनेशन से तुम बिल्डिंग बनवाना, तो वो स्पेसिफिक पर्पस का डोनेशन हो गया और उसके हम बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, ये था आपका प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अगर आपको कोई डाउट हो कमेंट के अंदर आप पूछ लें, या हमारे ऐप के अंदर चैट बॉक्स के अंदर आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। हमारे कंप्लीट कोर्सेज अगर आपको चाहिए तो आप हमारे कंप्लीट कोर्सेज ले सकते हैं हमारे ऐप से, जहां पर आपको कॉमर्स से रिलेटेड कंप्लीट क्लासेस मिलेंगी, अनलिमिटेड व्यू के साथ प्रिंटेबल फॉर्मेट में नोट्स मिलेंगे, टेस्ट मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे। ये सारी चीजें कंप्लीट पैकेज आपको आपके एग्जाम के लिए मिलेगा हमारे कोर्स में।
ठीक है, चलिए इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।